हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिक्सड आपके चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड लेक्चर एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिक्सचर्स। मिक्सचर क्या होता है बच्चों? मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस which are not chemically combined together, यानी कि उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई होती। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर है, लेकिन ये सारी अलग अलग हैं और एक दूसरे से रिएक्ट नहीं किए हैं। सो दिस इज़ अ मिक्सचर। सिमिलरली आप देखोगे मिल्क के अंदर भी आपके वाटर है और मिल्क है। देन यू कैन से गन पाउडर। अब गन पाउडर में आप देखेंगे क्या होता है, वी हैव पोटाशियम नाइट्रेट, वी हैव सल्फर, वी हैव चारकोल। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स्ड हों और आपस में रिएक्ट ना करें, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। सिमिलरली आप देखेंगे ब्रास क्या है बेटा? एक एलॉय है जिसके अंदर कॉपर है और जिंक है। ठीक है, दिस इज सिंबल फॉर कॉपर एंड दिस इज द सिंबल फॉर जिंक, राइट? नाउ ऑल दी सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स। जितने भी आप सॉल्यूशंस देखोगे वो सब आपको मिक्सचर मिलेंगे किसी ना किसी चीज़ का। जैसे हमने पढ़ा था सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर क्या है बच्चों? इट्स अ वाटर, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, इट्स अ सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर आप शुगर मिला दोगे पानी में तो वो शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा, करेक्ट? तो हमारे पास मिक्सचर जो है वो कितनी तरह के होते हैं? मिक्सचर आपके बच्चों दो तरह का होता है। एक है आपके पास होमोजीनस और एक है आपके पास हेट्रोजीनस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनमें डिफरेंस क्या है, ये होते क्या है, फटाफट इसके बारे में देखते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर इज इन विच substances are completely mixed together and are indistinguishably from one another। indistinguishable वर्ड अगर आपको मुश्किल लगे तो आप ये भी कह सकते हैं which कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड या सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। हेट्रोजीनस में क्या है? इन विच substances remain separated and one substance is spread throughout the other substance as small particles of droplets और बबल्स। अब आपने अपना टूथपेस्ट देखा होगा, टूथपेस्ट में आप देखते हैं कुछ रेड क्रिस्टल्स होते हैं, कई बार ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, लाइक क्लोजअप के केस में आपने देखा है, पेप्सोडेंट में भी आपको मिल जाएंगे। सो व्हाट इज़ दैट? जहाँ पर आप कुछ पार्टिकल्स को अलग से देख सको, डिफ्रेंशिएट कर सको, उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। लेकिन अगर आप नमक पानी में घोलते हैं, चीनी पानी में घोलते हैं, तो आप मेकआउट नहीं कर सकते इसमें चीनी घुली है, पानी मिला है, शुगर मिली है, until and unless you taste it. So we cannot differentiate easily. So this is called as homogeneous mixture. Homogeneous mixture के अंदर दूसरी क्वालिटी क्या है? There is a uniform composition throughout mixture. अब आप देखिए, जब आपने शुगर सिरप बनाया है
तो उसका एक ड्रॉप भी अगर आप लेंगे तो उसमें आपको वही टेस्ट मिलेगा जो आपको पूरे के पूरे पोर्शन में है। लेकिन इसमें नहीं ऐसा होगा। दिस इज़ नो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब आप ये समझिए, आपने सॉल्ट को मिलाया है किसी चीज़ के अंदर, लेट अस से इन सॉल्ट मिलाया आपने किसी भी खाने की चीज़ में मिला लिया, लेकिन उसको अच्छे से आपने ब्लेंड नहीं किया, मिक्स नहीं किया, तो कहीं पर आपको मिलेगा कि सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। सो दिस काइंड ऑफ मिक्सचर इज नोन एज heterogeneous. So there is no uniform composition of the solute. थर्ड आप देखते हैं, no visible boundary, no visible boundary of separation between sugar and water. अगर आपने पानी के अंदर शुगर या सॉल्ट को मिक्स किया है तो क्या आप उसे देख के बता सकते हो भैया इतने पोर्शन में शुगर है, इतने में नहीं है? वी कैन नॉट। लेकिन अगर हम होमोजीनियस की जगह हेट्रोजीनियस की बात करें तो हम देख सकते हैं। जैसे अगर आपने, देयर आर दी विजिबल बाउंड्रीज, जैसे कि अगर आपने किसी पानी के अंदर रेता मिला दिया है, सैंड मिला दी है, तो वो सेटल हो जाएगी। पानी में अपने चॉक मिलाया, उसे अलग से देख सकते हैं। सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ चॉक इन वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, शुगर इन सैंड आराम से बता सकते हो, या फिर सैंड इन वाटर आराम से बताया जा सकता है कि ये मिट्टी के पार्टिकल्स हैं और ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। अगर आपको होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है उसे आप सॉल्यूशन के नाम से भी कह सकते हो। लेकिन अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो ऑल सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स पढ़ेंगे। सस्पेंशन क्या है और कोलॉइड्स क्या है, अभी के लिए आप याद रख सकते हो। सस्पेंशन है जैसे आपका टूथपेस्ट, जैसे आपके हैंड वॉश जिसमें कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि आपका फेस वॉश, या फिर आजकल हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आप देखेंगे कुछ में पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, छोटे छोटे दाने आपको दिखाई देते हैं। और कोलॉइड्स जैसे कि मिल्क, आपका ब्लड, वो कोलॉइड कहलाता है। यानी कि उसके अंदर अगर आप सेग्रीगेट करना चाहोगे तो कर पाओगे, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। सब जगह एक जैसा नहीं होता। ब्लड में कहीं पर कोई चीज़ पार्टिकल मिलते हैं, कोई नहीं मिलते। आपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किया है, उसमें आप देखोगे सेल के अंदर सारी चीज़ें एक जगह नहीं होती, सब बिखरी हुई होती हैं। तो कहीं पर होंगी, कहीं पर नहीं होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं होमोजीनियस के, लाइक एयर, लाइक योर कोल्ड ड्रिंक। वी डिस्कस्ड कि कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वाटर के अंदर। पेट्रोल, वो भी एक मिक्सचर है लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर आप हेट्रोजीनियस की एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो पॉल्यूटेड एयर, देखिए ना, पॉल्यूटेड एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, थोड़ी देर बाद देखोगे सस्पेंड हो जाती है। ब्लड है उसका एग्जाम्पल, मिल्क है उसका एग्जाम्पल, और बहुत सारे हमने जो ऊपर किए, चॉक एंड वाटर, शुगर एंड सैंड, सैंड एंड वाटर, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल और है अलॉयज। अलॉयज भी आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। अलॉयज क्या होते हैं बच्चों? जब हम दो मेटल्स को इकट्ठा मिक्स करते हैं, लेकिन उसको मिक्स करने के लिए पहले हम उसको पिघलाते हैं। ठीक है जी, मेटल को पहले आप मेल्ट करते हो, या जिसे हम कहते हैं मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं, फिर उन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, एंड दिस मिक्सचर इज होमोजीनियस। चलिए, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। आपकी बुक की एक्टिविटी नंबर 1 देखते हैं। हमने क्या किया, आपकी सारी क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ए, बी, सी और डी को। ग्रुप ए ने क्या किया है, उसने कॉपर सल्फेट लिया और वाटर लिया। ठीक, वाटर कितना है 50 ml, कॉपर सल्फेट कितना है 1 स्पून मान लेते हैं। ठीक, बी ग्रुप ने 2 स्पून ले लिए, किसके? कॉपर सल्फेट के, और पानी इसने भी 50 ml लिया। ग्रुप सी ने क्या किया, कॉपर सल्फेट लिया, साथ में उसने क्या ले लिया, लेट अस से पोटाशियम परमैंगनेट। ग्रुप 4 ने क्या किया, लेट अस से इट टुक कॉपर सल्फेट and it took salt in a different composition। ठीक,
यानी कि ये कुछ भी हो सकती है. लेट अस से इट टुक 10 ग्राम ऑफ इट और 1 स्पून, 2 स्पून एंड 5 ग्राम ऑफ दिस. इट टुक 10 ग्राम ऑफ दिस एंड 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट. ठीक है जी. नाउ व्हाट हैपेंड, इस केस के अंदर आपको एक सॉल्यूशन मिला. ये सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनस. ये केस में क्या मिलेगा? ये भी पूरा घुल जाएगा. सो दिस विल ऑल्सो गिव यू अ सोल्यूशन विच इज ऑल्सो होमोजीनियस. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? यहाँ कॉपर सल्फेट ज़्यादा है, यहाँ कम है. सो द कलर जो इसमें मिलेगा विच इज़ ब्लू इन कलर विल बी डार्कर, विल बी डार्क. इसके अंदर कैसा मिलेगा ब्लू कलर? थोड़ा सा लाइटर होगा, लाइटर कलर. ठीक है जी. अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें घुलेंगे तो है नहीं पूरा. सो इट इज गोइंग टू गिव मी हेट्रोजीनस मिक्सचर. और ये भी क्या देगा हमें? हेट्रोजीनस मिक्सचर. सो दिस एक्सप्लेन्स कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनस क्या है. ठीक है जी. चलिए इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं. एक और एक्टिविटी करके देखते हैं. हमने फिर से क्लास को जो है 2 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दिस इज माई ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी. ठीक है. ग्रुप ए को मैंने कुछ क्रिस्टल्स दिए, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट दे दिया. ठीक है. और इसको मैंने 1 स्पून पूरा दे दिया कॉपर सल्फेट का. ग्रुप सी को मैंने दिया चॉक पाउडर और ग्रुप डी को मैंने दिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क. चलिए मिल्क की जगह हम लोग इंक भी ले सकते हैं. वी कैन टेक मिल्क और इंक के कुछ ड्रॉप्स दे दिए. ठीक है जी. और मैंने इनसे ये कहा कि सबको, इस सारे को पानी में डिसॉल्व कर देना है. यू कैन टेक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर. लेट अस से वी टुक 50 ml ऑफ वाटर इन ईच केस. 50 ml ऑफ वाटर. ठीक है. अब हमें पता है कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं और घुलने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर देते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है. यहाँ कम थे तो लाइट कलर हो जाएगा, जहाँ ज़्यादा क्रिस्टल है वह ज़्यादा डार्क हो जाएगा. ये भी मुझे एक होमोजीनियस मिक्सचर ही देगा. अगेन इट विल गिव मी लिटिल डार्क ब्लू. चॉक एंड पाउडर में क्या होगा? चॉक पूरी तरह से घुलेगा नहीं, विल नॉट डिजॉल्व. सो इट विल गिव मी हेट्रोजीनियस मिक्सचर. कैसा मिक्सचर है ये? हेट्रोजीनियस में भी सस्पेंशन. इट इज सस्पेंशन. क्यों? क्योंकि जो चॉक है वो पानी के ऊपर तैर जाएगा. आप करके देखिएगा. चॉक पाउडर आप पानी में डालोगे तो इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और फिर फ्लोट करने लग जाएगा. सो इट इज़ अ सस्पेंशन. पानी को जैसे ही आप दूध में मिलाओगे तो क्या होगा? पानी का रंग, कलर चेंज हो जाएगा. अगेन इट इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर. लेकिन कैसा मिक्सचर है ये? इट इज़ अ कोलॉइड बिकॉज देर इज ओनली मिल्की कलर ऑफ वाटर. मिल्की वाटर हो जाएगा ये. करेक्ट. और इसमें क्या है? चॉक विल फ्लोट और सस्पेंड इन वाटर. डूबेगा भी नहीं, तैरेगा भी नहीं, मतलब बीच में कहीं खड़ा ही रह जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज सस्पेंशन ऑफ सस्पेंडेड वाटर. अब मैंने क्या किया? थोड़ी देर के लिए इन सबको मैंने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, यानी इसको छेड़ा नहीं और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ दिया. अनडिस्टर्ब्ड, 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 लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. ठीक है. इनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया. सो व्हाट विल हैपन? हम देखेंगे इसमें कोई चेंज नहीं है. देयर इज नो चेंज. इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है. इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स विल आइदर सेटल डाउन, नीचे आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, विल सेटल डाउन और फ्लोट, एक जगह पे टिक जाएंगे. लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कोई चेंज नहीं हमें मिलेगा. ठीक है. अब हमने क्या किया? हमने इनको फिल्टर कर लिया. देखो इसमें फिल्टर करेंगे तो पूरा का पूरा निकल जाएगा. फिल्टर किया,
फिल्टर किया इन दोनों में, सो देयर इज़ व्हाट, नो रेजिड्यू, यहाँ कोई रेजिड्यू आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको फिल्टर करने चलेंगे तो आपको रेजिड्यू में क्या मिलेगा, चॉक। चॉक आपके फिल्टर पेपर में रह जाएगा, इसके अंदर भी आपको रेजिड्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारा कोई भी मिक्सचर है जो कि इस टेस्ट ट्यूब में था, दिस इज आवर मिक्सचर, हम ले लेते हैं दिस मिक्सचर इज लेट अस से ऑफ चॉक एंड वाटर। ठीक है, हमने क्या किया, एक और टेस्ट ट्यूब ली, इसके ऊपर हमने एक फनल लगा दी। ठीक, फनल भी इस तरह से कि इसके अंदर क्या है, फिल्टर पेपर, और ये सारा सॉल्यूशन हमने इसमें डाल दिया। जब आपने इसके अंदर डाला तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ लिक्विड आया होगा। दिस लिक्विड इज नोन एज फिल्ट्रेट, दिस इज नोन एज फिल्ट्रेट, और जो यहाँ बच जाएगा इस फनल के ऊपर बच जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रेजिड्यू। यानी कि रेजिड्यू आपको कहाँ मिलेगा, फिल्टर पेपर के ऊपर, और टेस्ट फिल्ट्रेट कहाँ मिलेगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब देखो यहाँ रेजिड्यू क्या मिला मुझे, रेजिड्यू इज चॉक, और फिल्ट्रेट क्या है, वाटर। बाकी किसी में भी आपको ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब सस्पेंशन जो है, जो सस्पेंशन रहता है आपका, विच इज अ heterogeneous mixture, can be separated by filtration। उसे हम सीधा फिल्टर करेंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर और कोलॉइड्स को हम सस्पेंड इस तरह से मिक्सचर को फिल्टर नहीं किया जा सकता, और ओनली ग्रुप सी कैन बी फिल्टर्ड लाइक दिस। इसका मतलब जो मिक्सचर है उसकी कुछ क्वालिटीज रहेंगी। मिक्सचर्स जो होते हैं कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेसेस। सारे नहीं, लेकिन कुछ तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेसेस, लाइक इवेपोरेशन, पानी को उड़ा दिया सॉल्ट वाटर में से, जैसे सॉल्ट एंड वाटर है। आप देखते हैं ना, सी वाटर को उड़ा दिया जाता है जब सनलाइट में रख के, तो हमें सॉल्ट मिल जाता है। फिर शुगर एंड वाटर इवेपोरेट कर दें अगर शुगर सिरप को, तो नीचे क्या बच जाएगी, शुगर बच जाएगी। सो वी कैन यूज इवेपोरेशन। नंबर 2, वी कैन यूज फिल्टरेशन, जो हमने अभी अभी देखा। वी कैन यूज डिस्टिलेशन, पढ़ेंगे डिस्टिलेशन क्या है। हम मैग्नेट को भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आयरन है और आयरन के साथ लेट अस से मिट्टी है, सैंड है, सैंड के अंदर कहीं आयरन नेल्स पड़ी हुई हैं, तो आप मैग्नेट यूज़ करके आयरन को निकाल सकते हैं। सो मैग्नेट इज़ अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस। सो इस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ करके मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है। नंबर 2 अगर हम देखें, मिक्सचर बच्चों जो होगा शोज properties of all its constituents present in it। जैसे आपने मान लीजिए शुगर सिरप ही बनाया है, तो जब आप पिएंगे उसको तो आपको वाटर भी महसूस होगा, दैट यू आर ड्रिंकिंग वाटर, एंड एट द सेम टाइम यू कैन फील इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। सो इसका मतलब उसकी दोनों की प्रॉपर्टीज़ उसमें आपको मिलेंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, या फिर आप देखो अगर आपने वाटर के अंदर सैंड ही मिला दिया, पियोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपने पानी के साथ मिट्टी पी ली है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी ऑफ मिक्सचर, कि उसके कंपोनेंट्स जो हैं उसकी प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहती हैं। नंबर 3, मिक्सचर ऑफ एनी 2 substances has no
एनर्जी चेंजेस। अगर आपने मिट्टी के अंदर घास मिलानी है, पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा मिलाना है, आपको उसमें कुछ भी एनर्जी, धूप, आपको उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है ना। ना ही उसके अंदर हीट देनी है, ना आपको कुछ और करना है, सिर्फ स्टर करना है और वो डिज़ोल्व हो जाएगा। इट हैज़ नो एनर्जी चेंज। ना तो आपको एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब होती है, ना ही रिलीज होती है। सो द फॉर्मेशन ऑफ a mixture is a physical change. मिक्सचर का फॉर्मेशन एक फिजिकल चेंज है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहती हैं। नंबर 4 देखते हैं, कॉम्पोजिशन कैन बी वेरिएबल। ऐसा तो नहीं है ना कि रेता मिलाना है मुझे मिट्टी के अंदर तो उसका कोई फिक्स प्रपोर्शन है, कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है। एज मच एज आई वांट आई कैन मिक्स दैट, है ना, तो उसका कोई फिक्स रेशो नहीं है। सो द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर कैन बी वेरिएबल एज देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला ऑफ इट। सो किसी भी प्रपोर्शन में आप उसे मिला सकते हो। सो वी कैन से, सो एनी प्रपोर्शन ऑफ constituents can be mixed. नंबर 5 देखते हैं, mixture does not have fixed melting point और boiling point। ना तो उसका melting point फिक्स हो सकता है, ना ही उसका boiling point मिक्स हो सकता है, बिकॉज constituents do not melt or boil at same temperature। देखिए ना, आप पानी के अंदर आपने मिट्टी मिला दी है, क्या मिट्टी भी उसी टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगी? ज़रूरी नहीं है ना। मेल्ट करेगी। अगर आपने आइस के अंदर मिट्टी मिला के, पानी में मिट्टी मिला के उसको फ्रीज कर दिया, फिर आप उसे मेल्ट कर रहे हो, तो पानी तो मेल्ट हो जाएगा, क्या मिट्टी मेल्ट होगी? नहीं होगी। सो दैट इज़ वाई दे डू नॉट हैव द सेम टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एट सम प्लेसेस more amount of one component is present and some places may have less। जैसे मैंने आपको बताया था, आपने have less, जैसे आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने पानी मिलाया, पानी मिला के आपने उसके अंदर से इंडिगो डाल दिया, ठीक है। पहले तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी देर बाद आप छोड़ दोगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो अब ऊपर वाली लेयर में कम और नीचे वाली लेयर में ज़्यादा कलर मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं नीचे का कलर डार्क हो जाता है और ऊपर का लाइट रह जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। आगे सॉल्यूशंस की डिटेल्स में पढ़ते हैं कि होमोजीनस क्या, हेट्रोजीनस क्या। सो सॉल्यूशन हमें पता है क्या है। सॉल्यूशन इज अ सब्सटेंस इज मेड बाय सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड टुगेदर। अब इसका मतलब ये है, जब सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं तो कम से कम 2 चीज़ें चाहिए, एटलीस्ट 2 सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड। अब इनमें से एक सब्सटेंस होता है बच्चों सॉल्यूट, दूसरा हो जाता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा होता है? जो कि लेस क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट होता है विच इज मोर इन क्वांटिटी। इसे ही हम एक और नाम से जानते हैं,
सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं, डिस्पर्स्ड यानी कि जिसने फैलना है, और सॉल्वेंट को हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम यानी कि जिसके अंदर वो घुलने वाला है, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, सो दिस इज द डिस्पर्स्ड फेस एंड दिस इज द डिस्पर्जन मीडियम। तो दो चीज़ें हमें मिल गई सॉल्यूशन के अंदर। कभी भी सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें कम से कम एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होना ज़रूरी होता है। अगर आपको सॉल्वेंट ना दिया जाए तो ये सॉल्वेंट, अगर कोई पूछता है कि ऐसा क्या सॉल्वेंट है जिसमें हर चीज़ घुल जाती है, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? वाटर। सो वाटर इन विच ऑलमोस्ट everything dissolves, इसीलिए उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कह देते हैं। ठीक है जी। अब हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन है उसे हमने क्या कहा था? होमोजीनस मिक्सचर, क्योंकि हमने कहा था इसके अंदर टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हमने सॉल्यूशन का नाम दिया था, राइट है। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने क्या किया, ये एक बीकर लिया, इसमें हमने वाटर ऐड किया। अब वाटर जो है वो क्या है? सॉल्वेंट, जिसे हम डिस्पर्जन मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने डाला लेट अस से सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? आपका सॉल्यूट, जिसे कि हम डिस्पर्स्ड फेस भी कह देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, सॉल्ट पूरी तरह से मिक्स हो जाता है इसके अंदर, हमें पता भी नहीं चलता कि यहाँ सॉल्ट पड़ा है। लेट अस से दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज सॉल्ट, वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट, वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट, वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट। ठीक है, मान के चलते हैं दिस इज माई सॉल्ट एंड दिस इज माई वाटर मॉलिक्यूल, क्रॉस वाला वाटर मॉलिक्यूल और डॉट वाला स्टार। नाउ दिस इज कंप्लीटली मिक्स्ड। कंप्लीटली जब मिक्स हो जाती है कोई भी चीज़, हम उसे कह देते हैं बच्चों ट्रू सॉल्यूशन। इसे कई बुक्स में एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज द मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। क्यों कहते हैं इसको मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन? बिकॉज साइज ऑफ dissolved particle which is solute in solution in solvent which is your water is same as that of molecule। मतलब अगर हम सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल देखें तो वो सॉल्ट का मॉलिक्यूल अगर ये है, लेट अस से एग्जांपल देते हैं कि सॉल्ट का मॉलिक्यूल ऐसा है, तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद भी सॉल्ट का मॉलिक्यूल ऐसा ही सेम साइज़ का आपको मिलता है, छोटा नहीं होता, यानी कि उसका पार्टिकल का साइज़ ही बहुत छोटा है। ठीक है, सो बिकॉज उसका साइज़ उतना ही रहता है जितना कि एक मॉलिक्यूल का साइज़ है, इसीलिए इसे मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन कह रहे हैं। ठीक, अब जो हमने एक्टिविटी नंबर 2 की थी बच्चों, उसके अंदर जब हमने अपने चारों बॉक्सेस बनाए थे, लेट अस से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए में हमने क्या डाला था? फ्यू क्रिस्टल्स डाले थे ऑफ कॉपर सल्फेट। बी में हमने क्या डाले थे? थोड़े ज़्यादा क्रिस्टल्स, अ स्पून ऑफ और स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट डाला था हमने विद वाटर। सी में हमने क्या डाला था बच्चों? चॉक, चॉक प्लस वाटर। और फोर्थ में हमने डाला था मिल्क, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क विद वाटर, यही डाले थे। दिस इज डी। हमने क्या किया बच्चों? एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें हमने एक टॉर्च ली, ठीक है, और इस टॉर्च की लाइट इसके ऊपर डाली, एक टॉर्च और ये लाइट रेज उसमें डाली, सबके साथ किया हमने। यहाँ भी एक टॉर्च और लाइट, यहाँ भी एक टॉर्च और लाइट, और यहाँ भी एक टॉर्च और लाइट, सब में हमने लाइट डाली।
और लाइट डालने के बाद हमने यहाँ से उसको ऑब्जर्व किया, यहाँ से उसको ऑब्जर्व किया, देखा, ठीक है। यहाँ से हमने उसको विजुअलाइज किया, दिस इज द आई। ठीक है, इसके अंदर टॉर्च मारी और यहाँ से हमने देखने की कोशिश की, तो हमने देखा किसमें से मुझे पार्टिकल से लाइट रिफ्लेक्ट होती दिखाई दे, यानी कि लाइट उससे टकराए और बिखर जाए, लाइट उससे टकराए और बिखर जाए। ऐसा मुझे किस में मिला? सिर्फ और सिर्फ मिल्क में मिला। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि देखो इसके जो पार्टिकल का साइज है, यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा है, तो यहाँ भी पार्टिकल साइज छोटा है। जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है बच्चों, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, उसको उस लाइट उससे टकरा के इधर उधर नहीं जाती, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होती, यानी कि लाइट बिखरती नहीं, लाइट आराम से अपने रास्ते से क्रॉस कर जाती है। इस केस में क्या होगा, पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज वी कैन सी इट विद आवर नेकेड आइज, तो पार्टिकल साइज इज वेरी लार्ज, इज लार्ज इनफ। ऐसे केस में क्या होगा, लाइट इससे टकराएगी, ठीक है, और वापस भी जा सकती है और बिखर भी सकती है, लेकिन पाथ नहीं दिखाती लाइट का। लेकिन इसमें से जब हम क्रॉस करेंगे तो इसमें से वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट, कि लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता है, जैसे आपने कभी देखा हो कि आप गर्मी के दिन हैं, बारिश होके हटी है और पेड़ों में से धूप निकल के सड़क के ऊपर आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड बीम ऑफ लाइट यानी कि लाइट का रास्ता आप देख सकते हो कि यहाँ से आई और यहाँ चली गई, ठीक है। ना हमें चौक में ऐसा मिलेगा, ना ही हमें कॉपर क्रिस्टल्स में ऐसा मिलेगा, लेकिन हमें मिल्क में ऐसा मिलता है, इवन योर ब्लड में ऐसा दिखाई देता है, बिकॉज दे आर दी कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन अकेले ऐसे होते हैं जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सिमिलरली अगर आप शुगर सॉल्यूशन में देखने की कोशिश करोगे, तो ये रहा आपका शुगर का सॉल्यूशन, तो क्या आपको यहाँ टिंडल इफेक्ट मिलेगा? सोच के देखिए, यहाँ से आपने लाइट डाल दी है, क्या आपको यहाँ पे टिंडल इफेक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, देयर विल बी नो टिंडल इफेक्ट। कारण क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज पार्टिकल साइज इज स्मॉल, very small, and do not cause scattering. तो अगर मुझे अब यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बतानी हो तो मैं आराम से बता सकती हूँ। पहली चीज, ट्रू सॉल्यूशन कैसे होते हैं? होमोजीनस होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन की दूसरा पार्ट क्या होता है? पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, हम उसे आराम से नहीं देख सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है। नंबर 3, सॉल्यूशंस आर स्टेबल। आपने देखा कॉपर सल्फेट को पानी के साथ मिक्स करने के बाद अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो वो नीचे बैठते नहीं, दीज आर वेरी स्टेबल, नीचे नहीं बैठते, बिकॉज हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज दे डू नॉट settle down on keeping undisturbed। तो नीचे हमें सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक। दूसरी चीज हम कह सकते हैं, इट डू नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डू नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? Size of particle is extremely small in diameter। और कितना छोटा होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर, और नैनोमीटर के बच्चों हम लिखते हैं 1 × 10⁹ मीटर। इसका साइज बहुत छोटा रहता है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं सॉल्यूशंस कितने तरह के और मिल सकते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या हैं?
अगर हम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो बच्चों हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड मिल सकता है। हम कह सकते हैं ये मेरा सॉल्वेंट है और ये मेरा सॉल्यूट है, ये जो कम क्वांटिटी में होगा। तो आप सॉलिड मिला सकते हो लिक्विड में, आप लिक्विड के अंदर लिक्विड भी मिला सकते हो, आप गैस भी मिला सकते हो लिक्विड के अंदर। यानी कि अगर लिक्विड सॉल्वेंट है तो बाकी सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे गैस जो है वो गैस में मिक्स हो सकती है, जैसे एयर, ठीक। एंड देन हम देखते हैं सॉलिड के अंदर सॉलिड भी मिक्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सॉलिड में सॉलिड मैंने पहले बताया आपको एलॉयज, गैस में गैस मैंने आपको एग्जाम्पल दी एयर। गैस एंड लिक्विड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर। लिक्विड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल आपका बहुत आसान हो जाएगा इफ़ यू टेक विनेगर। और सॉलिड एंड लिक्विड के तो बहुत एग्जाम्पल आपको पता ही है। वी कैन से आयोडीन इन एल्कोहल विच इज़ द टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो कोई पूछता है कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है, तो आप बता सकते हैं आयोडीन इन एल्कोहल इज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसके अलावा बच्चों ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कि सॉल्यूट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम कह सकते हैं ये इतने टाइप का होता है, कितना, 1 2 3 4 5 5 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी आइडेंटिफाइड बेस्ड अपॉन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 2 तरह के और होते हैं बच्चों, दैट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ओनली अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। वो क्या है आपके पास, एक है बच्चों डाइल्यूट और एक है कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट होता है जिसके अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, इज मोर। कॉन्सेंट्रेटेड में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट कह सकते हो आप, इज लेस। इसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। इसे हम लोग चाहे तो सॉल्यूट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों हो जाएगी इज लेस। यानी कि डाइल्यूट के अंदर आपके सॉल्वेंट की ज़्यादा कंडीशन है, ज़्यादा अमाउंट है और सॉल्यूट कम है। तो आप बता सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा, यस, कॉन्सेंट्रेटेड में सॉल्यूट की क्वांटिटी इज मोर। जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम और ना डाल सकें, तो इसी को हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कह देते हैं। यानी कि इट हैज़ गॉट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is present. When maximum amount of solute is present, it is called as saturated solution. So अगर मुझे saturated solution की definition लिखनी हो तो saturated solution is defined as amount of solute that can be dissolved in solution, in solvent at any given temperature. टेम्परेचर को हिलाए नहीं तो उस टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in solvent is known as saturated solution. आपने देखा होगा अगर हम लोग शुगर को मिक्स करते हैं 1 गिलास पानी के साथ, इसमें शुगर डाल देते हैं तो डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। थोड़ी देर और डाल दें तो और डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन एक टाइम आता है कि वो घुलती नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ शुगर
to be added to water, we increase temperature. आपने देखा ना घर में वो बनती है आपकी चाशनी, शुगर सिरप बनाते हैं जब हम लोग, थिक सा शुगर सिरप बनता है, उसे हम बोल देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब उसमें वो डिजॉल्व ही नहीं होगा. दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो वी कैन टेक वन मोर थिंग इनटू अकाउंट, to the amount of the solute present in saturated solution at this temperature. जब हमने उसको हीट करके मैक्सिमम शुगर डाल दिया, तो जब उसके अंदर जो भी अमाउंट शुगर का यहाँ पड़ा है इस सिरप के अंदर, जब वो सैचुरेटेड हो गया है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन या द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन सैचुरेटेड शुगर सिरप एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड solubility of solute. It is called as solubility. तो कई बार डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन solubility, तो आपको ध्यान रखना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट पड़ी है उसे ही solubility कहते हैं. तब आप देखिए इसको हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करके समझते हैं. मैंने एक पैन लिया, इस पैन में मैंने वाटर ऐड किया और वाटर के अंदर मैंने थोड़ी सी शुगर डाल दी और इसको मैंने हीट किया. ठीक है, शुगर डिज़ोल्व हो गई. जब ये डिज़ोल्व हो गई, मैंने इसमें और शुगर डाल दी. ठीक है, इस वाटर के अंदर, और नीचे इसको हीट कर लिया. फिर डिज़ोल्व हो गई, मैंने इसमें और टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को और बढ़ाया, गैस को और पकने दिया इसको. जैसे जैसे पकता गया मैंने इसमें और शुगर डाल दी. ठीक है, इस वाटर के अंदर और शुगर डाल दी. सो नाउ अब इसमें और नहीं घुल रही है. दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर. और इस टेम्परेचर पे कितनी शुगर है, लेट अस से यहाँ मैंने 5 ग्राम डाली, फिर मैंने 10 ग्राम डाली, फिर मैंने 15 ग्राम डाल दी. ठीक है, इसका मतलब अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर, तो आई विल से 15 ग्राम इन, मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी लिया, 15 ग्राम इन 1 लीटर एट लेट अस से द टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेल्सियस. सो द सॉल्युबिलिटी इज 150 ग्राम इन 1 लीटर एट 200 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि इसके अंदर मैंने 15 ग्राम डाली ही नहीं, चलो दूसरी एक्टिविटी ले लेते हैं. मैंने इसके अंदर 10 ग्राम डाली है, वाटर मैंने 1 लीटर ही रखा है. ठीक है, और टेम्परेचर कितना हो गया 200 डिग्री सेल्सियस. क्या इसमें मैं और शुगर डाल सकती हूँ? क्योंकि मैंने कहा है कि 1 लीटर में 15 ग्राम शुगर डाल सकते हैं हम 200 डिग्री सेल्सियस पे. तो 1 लीटर पानी तो है, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी है, लेकिन शुगर मैंने डाली है 10 ग्राम. इट मीन्स 5 ग्राम still can be added. So इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? So if only 10 gram is added to 1 liter water at 200 degree Celsius, it is called unsaturated solution. यानी क्योंकि ये पूरी तरह से अभी भरा नहीं है, मैं इसमें 5 ग्राम चीनी और डाली जा सकती है. इसका मतलब इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन एग्जाम में अगर मुझे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखना हो तो उसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की हम डेफिनेशन लिखेंगे, इफ the amount of solute contained in solution
is less than saturated level, it is called unsaturated solution. ठीक है, अब सैचुरेटेड अमाउंट कितनी थी 15 ग्राम, सैचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन कितना था 15 ग्राम, डाला कितना मैंने 10 ग्राम, 5 ग्राम तो अभी भी बैलेंस है और डल सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सैचुरेटेड अमाउंट से कम अमाउंट सॉल्यूट की है तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। नाउ मैथमेटिकली हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे बता सकते हैं, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर concentration of solution। मैथमेटिकली हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन जब देते हैं तो हम कहेंगे इसको दो तरीके से, हम कहते हैं concentration ऑफ सॉल्यूशन जो है इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर in terms of amount of solution। हम किसी भी तरीके से देख सकते हैं इसको। concentration of solution is given by amount of solute present in the amount of solution, या हम कह सकते हैं रिलेट करेंगे ना कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ये भी ले सकते हैं। हम इन टर्म्स में ही इसको एक्सप्रेस करने वाले हैं। सो पहला हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करेंगे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी जो हम लेंगे बेटे इसको हम बोलते हैं m बाई m, और समटाइम्स बुक में w बाई w भी लिखा होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट, दोनों का मतलब एक ही है, w माने वेट, सो मास से रिलेट कर रहे हैं उसको। दूसरा आपके पास आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट क्योंकि लिखा है मास बाय वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, सो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई इट, एंड देन विल बी एबल टू फाइंड आउट दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी एक। एग्जाम्पल इज ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप देख रहे हैं 40 ग्राम इज क्वाइट लेस देन 320 ग्राम। इसका मतलब जो कम होता है वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट है। सो 40 ग्राम इज सॉल्यूट, दैट इज सॉल्ट विल बी सॉल्यूट एंड वाटर विल बी सॉल्वेंट। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट लेना है, मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्ट 40 ग्राम, मास ऑफ वाटर 320 ग्राम, एंड इज आस्किंग मास बाय मास परसेंटेज की आप वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है विच इज़ 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है हमें। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू व्हाट 320 ग्राम, 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम कितना हो गया 360 ग्राम हो गया। सो वी विल राइट परसेंटेज बाय
मास बाय मास, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मास बाय मास, तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट हमें मालूम ही है 40 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला है 360 ग्राम इंटू 100, सो इट इज़ गोइंग टू बी कैंसल, 4 1 द 4 4 9 द 36, सो ये कितना आ गया? 1.1%. So 11.1% is the concentration of this solution. चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन में है आपके पास, एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव सॉल्ट विच इज़ अराउंड 10 ग्राम एंड यू हैव वाटर लेट अस से 90 ग्राम। व्हाट इज़ मास बाय मास परसेंटेज, आपको ये बतानी है। हमें पता है मास बाय मास परसेंटेज होती है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमें पता है जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। हमें सॉल्वेंट की दी है, सॉल्यूशन में बच्चों इन दोनों को ऐड करना है हमें, ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड कीजिए, यू विल गेट दिस सॉल्यूशन 90 + 10 100, सो 100 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 10%, राइट। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन बाय मास। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। वी हैव 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें उसने ये नहीं बोला कि मास बाय मास निकालो या मास बाय वॉल्यूम निकालो, ये हमें अपना दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है? हमें पता है परसेंटेज क्या है मास बाय मास की, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये क्वेश्चन में हमेशा बेस फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, बेसिक फॉर्मूला लिखिए। मास ऑफ सॉल्यूट, जो कम होगा वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा है सॉल्वेंट है। सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? 30। अब देखिए 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूट नहीं गिवन, तो ऐड नहीं करना। सॉल्यूशन का मास गिवन है, स्ट्रेट अवे उसी को लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इट इज़ 4 7 28 एंड 25, तो इट इज 7.5% आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। आपको गिवन है कॉपर सल्फेट विच इज़ 110 ग्राम in 550 gram solution. Calculate concentration of solution. I think this will be easy. Percentage calculate करना है, 110 gram divided by 550 gram multiplied by 100. This will give you 1100 divided by 55 which is equal to आपका percentage. Okay, it will come out to be 11 एकम 11 11 पंजे 5, 100/5, so it is going to be 20%. ठीक, दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल बच्चों एग्जाम में आता ही है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग मास बाय वॉल्यूम का भी देख लेते हैं। मास बाय वॉल्यूम में क्या होगा? क्वेश्चन इज गिवन टू यू दैट अ सॉल्यूट ऑफ say copper sulfate is 50 gram dissolved in 150 ml water. What is the concentration of solution? तो हमने पढ़ा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करनी होती है तो वी राइट मास ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution into 100। इससे भी है ओके। अब क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है आपको कितना? 50 ग्राम। सॉल्यूट ऑफ कॉपर सल्फेट इज 50 ग्राम, और वी कैन से इन 50 ml। 50 ml सॉल्यूशन सॉल्यूट लिया हमने।
मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है आपको 50 ग्राम, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 150, सॉल्यूशन चाहिए, दोनों को ऐड कर दीजिए 200 डिवाइडेड बाय 100 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 25%। समटाइम्स क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाएगा कि 20 ml solute is added to 80 ml solvent, calculate percentage of solution। तो आप सोचोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो बच्चों अगर ये ऐसा कुछ आता है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी अगर कैलकुलेट करना पड़े तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो आप आंसर निकाल सकते हैं 20/20 + 80, क्योंकि सॉल्वेंट गिवन है, हमें चाहिए सॉल्यूशन। सो इट इज़ 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज़ 20%। बेटा इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लेट अस से 20% एल्कोहल सॉल्यूशन इज देयर, what is the amount of alcohol in it। आपसे ये पूछ सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम कितना है इस अल्कोहल का अवेलेबल इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप सिंपल कहेंगे 20% ऑफ समथिंग इज देयर, है ना। सो आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आपको 20% विच इज इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो 20/100 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 20% का मतलब है 20/100 इज इक्वल टू x, क्योंकि ये 100 कैंसिल हो जाएंगे। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 in 100 ml, यानी कि 20 ml in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो आपके पास सॉल्यूट हो गया 20 ml, ये अमाउंट सॉल्यूशन का आ रहा है, तो सॉल्वेंट कितना हो गया बच्चों 80 ml। ठीक है, इस तरह से ऑपोजिट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अभी के लिए आप इसको एब्जॉर्ब कीजिए, क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट कम अप विद इट एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।